चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स जो कि अभी ऑफलाइन में या ऑनलाइन लाइव में जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम लोग हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये चैप्टर के अंदर हमने आगे के लेक्चर्स में पहले तो इस चैप्टर के फंडामेंटल बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किए हैं, और उसके बाद एक एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी आज के इस सेशन के अंदर हम लोग आगे एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबके अंदर बेस सेम ही है। अभी एक बार ये एग्जाम्पल के ऊपर जाए उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफली ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आपको बता दूं। तो ये प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में ऐसा होता है कि कोई बिजनेस ये वर्क कर रहा है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में हो या पार्टनरशिप में हो, और उस बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न मतलब ચાલતી જ પેઢી છે એને ટેક ઓવર કરવા માટે એક दूसरी कंपनी फॉर्म की जाती है जो कि उस रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर देती है। अभी यहां पर डिफरेंस ये होगा कि डेट ऑफ टेक ओवर जो है वो पहले होगी, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से टेक ओवर करेंगे, बट वो जो न्यू कंपनी फॉर्म हुई है उस बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए वो बाद में फॉर्म हुई हो। तो यहां पर मैं आपको वही चीज एग्जांपल से एक बार क्विकली समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी एसोसिएट्स नाम की एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही थी, उसको टेक ओवर करने के लिए एक एबीसी लिमिटेड नाम की न्यू कंपनी फॉर्म की गई। न्यू कंपनी फॉर्म की गई कि इस बिजनेस को वो टेक ओवर कर ले। ठीक है, एबी एसोसिएट के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए एक न्यू बिजनेस, एक न्यू कंपनी फॉर्म की गई, एबीसी लिमिटेड। अब ये जो एबीसी लिमिटेड है ये फॉर्म हुई है फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर 2023 को। ये डेट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 1 अक्टूबर को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, और ये बिजनेस को जो टेक ओवर कर रही है वो कर रही है 1 अप्रैल 2023 से। मतलब इनकॉर्पोरेट की डेट की पहली, उससे पहले से ये बिजनेस को टेक ओवर किया जा रहा है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर है यहां पर 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये फाइनेंशियल ईयर है। तो यहां पर ये जो टाइम पीरियड है डेट ऑफ टेक ओवर से लेके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पीरियड को कहा जाता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। क्या कहा जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके फाइनेंशियल ईयर के एंड तक के पीरियड को कहा जाता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है या जो भी इनकम या एक्सपेंस हुए हैं वो इस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं कि एक्सपेंस को पूरे साल के है, बट उसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंस या इनकम को अलग लिखना है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के इनकम या एक्सपेंस को अलग लिखना है। इसका रीजन ये है कि P&L अकाउंट का जो रिजल्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट या लॉस, अब प्रॉफिट या लॉस के अंदर जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है ना उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। प्री इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहा जाता है? कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट? याद है किसी को? कैपिटल प्रॉफिट, एग्जैक्टली कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेके फाइनेंशियल ईयर के एंड तक का जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको रेवेन्यू प्रॉफिट कहा जाता है। अब ये रेवेन्यू प्रॉफिट का इस्तेमाल या उसकी ट्रीटमेंट एंड कैपिटल प्रॉफिट का इस्तेमाल या उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, और इसी की वजह से हमको ये प्रॉफिट को प्री एंड पोस्ट में अलग करना पड़ता है। ये सारी चीजें मैंने पूरे डिटेल में जो पहला ही लेक्चर हुआ था इस चैप्टर का उसके अंदर समझाई हुई है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्विकली एक बार रिकॉल करवाया है। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो, तो अभी हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी अपने साथ हमारा जो पैम्पलेट है, पैम्पलेट में हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग आए। एग्जाम्पल नंबर 2 ओपन कर दो, कोमल एंड श्रीना वाला।
ठीक है, चलो सभी लोग पैम्पलेट के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 कोमल श्रीना वाला ओपन करेंगे, साथ में पेन पेंसिल हो तो पेंसिल भी, स्केल और कैलकुलेटर और दिमाग मेन चीज वो लेके रेडी हो जाओ। चलो अभी ध्यान से हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, पूरी चीजें मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जिन्होंने भी आगे के लेक्चर अटेंड ना किए हो ऑफलाइन में या ऑनलाइन लाइव में, तो साहस एप्लीकेशन पे उसका वीडियो रखा हुआ है, तो वो वीडियो देख लेना ताकि फंडामेंटली सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलो क्या कहा है देखो यहां पर, कोमल एंड श्रीना हु वर वर्किंग एज पार्टनर्स, जो पहले पार्टनर के तौर पे काम कर रहे थे, नाउ फॉर्म्ड अ लिमिटेड कंपनी, फॉर्म मतलब बनाई, उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी बनाई विद द नेम केएस लिमिटेड। इंपॉर्टेंट चीज है तारीख, इंपॉर्टेंट चीज है डेट, ऑन 31 अगस्त 2020, इसको टिक करो, टू टेक ओवर देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। 31 अगस्त को ये कंपनी फॉर्म की है, रजिस्टर्ड करवाई है, तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। अभी यहां पर और कंफ्यूज कर देने के लिए ऐसा भी दे सकते हैं, एंड कंपनी रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर। तो मैंने पहले भी बताया था कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट कोई काम की नहीं है, कंपनी रजिस्टर्ड किस डेट से हुई है हमें यही देखना होता है। इस एग्जांपल में तो हालांकि हमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट दी ही नहीं है, बट अगर दी हो तो वो डेट को हम लोग टोटली कैंसिल कर देंगे, चल निकल पहली फुर्सत में, कोई जरूरत नहीं है तेरी, इधर निकाल देंगे। ठीक है, अपने को सिर्फ मांगता है क्या, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ टेक ओवर ऑफ बिजनेस। तो यहां पर 31 अगस्त को ये बिजनेस फॉर्म किया गया है, टू टेक ओवर देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस विद द कंसीडरेशन, देखो इस एग्जांपल में कंसीडरेशन दिया है, बीइंग अ सम ऑफ रुपीज 18 लाख, मतलब 18 लाख रुपए में ये जो पार्टनरशिप फर्म थी कोमल एंड श्रीना की, उसको टेक ओवर किया गया है, एंड कंडीशन दैट अंटिल द अमाउंट वाज डिस्चार्ज इंटरेस्ट विल बी पेएबल एट 6% पर annum। ये एक पॉइंट नया है कि 18 लाख रुपए का पेमेंट जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करोगे। ठीक है, मतलब एज अ लोन मानो, अभी मतलब हमारे ही पार्टनरशिप फॉर्म थी देखो कोमल और श्रीना की, अब उन्होंने ही कंपनी बना दी, तो घर की बात है ना, पैसा तो कभी भी दो चलेगा नहीं, उन्होंने प्रोफेशनल एटीट्यूड रखा है क्या, कि जब तक ये 18 लाख रुपए का कंसीडरेशन पे नहीं करते हैं तब तक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते रहना। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म इंटरेस्ट पे करे, कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनरशिप फॉर्म को, क्यों, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया या लेट कर रहे हो। अब फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ये 1 अप्रैल 2020 क्या है, डेट ऑफ टेक ओवर, यहां पर चाहो तो लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, पैम्पलेट में सारी चीजें टिक मार करने की, लिखने का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो, ये 1 अप्रैल क्या है, डेट ऑफ टेक ओवर। सभी छोटी से छोटी चीजें मैं नोट डाउन करवाऊंगा, आपको भी नोट डाउन करना है, कैलकुलेशन भी, वर्किंग नोट्स भी यहां पर लाइव करके दिखाऊंगा, आपको भी ऐसा ही करना है ताकि पूरी ग्रिप इस चैप्टर के एग्जाम्पल पर आ जाए। और ये जो डेट है दैट इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये दोनों डेट का इस्तेमाल करके हमको टाइम रेशियो मिल सकता है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टाइम हमको मिल सकता है। फिर ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो कि इस एग्जाम्पल में न्यू है, The amount was paid on 30th September 2020। जो 18 लाख रुपए का कंसीडरेशन डिसाइड किया है ना, वो अमाउंट कब पे कर रहे हैं, 30th सितंबर को, और बिजनेस कौन सी डेट से टेक ओवर हो रहा है, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल को जिस डेट पर टेक ओवर हो रहा है उसी डेट पर एक्चुअली में 18 लाख रुपए का पेमेंट कर देना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम उस डेट से बिजनेस को खरीद रहे हैं, जब हम खरीदी करेंगे तो अभी उसका पेमेंट भी कर देना पड़ेगा। मतलब 1 अप्रैल से हमने बिजनेस को टेक ओवर किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 अप्रैल को उसका पेमेंट कर देना चाहिए। बट ये पेमेंट कब हो रहा है, देखो मैंने पिंक हाईलाइट किया है, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन 18 लाख वाज पेड ऑन 30th सितंबर, 30 सितंबर को पे कर रहा है। तो ऊपर उन्होंने प्रोविजन रखा है कि आप डिले पेमेंट करो तो क्या करना पड़ेगा, 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दो। 1 अप्रैल से लेके जब आपको पेमेंट करना था, आपने पेमेंट किया 30th सितंबर को, तो जितना लेट पेमेंट कर रहे हो उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट ये पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। कौन देगा, कंपनी, जो कंपनी इस बिजनेस को टेक ओवर कर रही है वो। तो यहां तक की चीजें समझ में आई, देखो क्या क्या चीज आई ये ऊपर के सेंटेंस में से। पहले तो
पार्टनरशिप फॉर्म को टेक ओवर करने के लिए कंपनी फॉर्म की है विद केएस लिमिटेड नाम, और कौन सी डेट को ये इनकॉर्पोरेट हुई है, इंपॉर्टेंट चीज पहली 31 अगस्त, तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये कितनी अमाउंट पे इस बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, 18 लाख रुपीस में, और ये कंडीशन पे कि जब तक ये कंसीडरेशन यानी कि 18 लाख रुपए का पे ना हो तब तक 18% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इसके लिए बिजनेस टेक ओवर किया है 1 अप्रैल से, ये भी डेट भी हमको यहां पर दे दी गई है। और ये कंसीडरेशन 18 लाख रुपए का जो कि बिजनेस जब परचेस करते हैं तब देना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल को, बट हमने पे कब किया है 30 सितंबर को। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर के ड्यूरेशन के लिए ये 18 लाख रुपए के ऊपर 18% पर annum, सॉरी 6% है, नॉट 18%, मैं 18% बोल रहा हूं, 6%, ये रहा 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर? अभी यहां पर हमको इंफॉर्मेशन दी है, नीचे टेबल के नीचे क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ appropriating the balance between post and pre incorporation period assuming that the sales is, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, sales in post incorporation period were double the same of pre incorporation period. This is important sentence, इसको टिक करो। क्या बोला है, sales of post incorporation period is और वर डबल, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स डबल है देन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर 1 रुपए का सेल हुआ है तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में उसका डबल यानी कि 2 रुपए का सेलिंग हुआ होगा, जिससे हमें सेल्स रेशियो ढूंढने में हेल्प मिलेगी। क्लियर? अभी यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी है, और देखो कोई एक्सपेंस कौन से बेसिस पर अलॉट करना है वो यहां पर नहीं दिया है। आगे वाला एग्जांपल नंबर 1 आपको याद हो तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें कौन से बेसिस पर एलोकेशन करना था वो दिया था, यहां पर नहीं दिया है। तो जो जनरल बेसिस है जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में स्टडी किए थे उस बेसिस पर एलोकेट होंगे। तो अभी यहां पर हम एक एक करके टेबल में जो चीजें दी है वो पढ़ेंगे। वो P&L अकाउंट के फॉर्मेट में कौन से हेड में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, या एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, या चेंज इन स्टॉक, या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, या फाइनेंस कॉस्ट, या डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, या अदर एक्सपेंस, जो कि पूरा फॉर्मेट आपने बना हुआ ही है इस तरह से। इसमें से कौन सी चीज के अंडर में आएगा वो लिखेंगे, और साथ में कौन से बेसिस पर एलोकेशन होता है वो हम पैम्पलेट में लिखेंगे। सब लोगों को पैम्पलेट में ये चीजें कंपलसरी लिखनी ही है। चलिए, सबसे पहला सैलरी एंड वेजेस, कौन बताएगा कौन से हेड में आएगा P&L अकाउंट में और कौन से बेसिस पर एलोकेशन होगा। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है सैलरी एंड वेजेस की, तो वो कौन से बेसिस पर एलोकेट होगा वो, चलो कौन बताएगा। सबसे पहले P&L अकाउंट के फॉर्मेट में कौन से हेड में आता है, एक्सपेंस तो ऑब्वियसली एक्सपेंस में आएगा, बट एक्सपेंस के अंदर बहुत सारी चीजें, आपने फॉर्मेट जो बनाया वो देखो, देखो ये रहा फॉर्मेट एक्सपेंस के अंदर, ये सभी चीजें एक्सपेंस में ही है। तो उसमें से कौन से हेड में आएगा, सैलरी एंड वेजेस। देखो सैलरी एम्प्लॉय को पे की जाती है, तो ये किसके रिलेटेड खर्चा है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये चीजें पता होनी चाहिए और इसीलिए मैं इतना स्लोली समझा रहा हूं। तो यहां पर लिखो EBE, और कुछ नहीं बोला है तो कौन से बेसिस पर एलोकेशन किया जाएगा, टाइम रेशियो। वेरी गुड, जो सैलरी एंड वेजेस है कुछ ना बताया हो तो टाइम रेशियो TR। चलो डायरेक्टर्स फीस, लास्ट वाला एग्जांपल याद हो तो यस, वेरी गुड। अदर एक्सपेंस, सर डायरेक्टर है तो एम्प्लॉय नहीं ना, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उसकी फीस होती है, सैलरी नहीं। देखो वो इंडिपेंडेंट होता है, तो ये आएगा अदर एक्सपेंस में OE। और ये कौन में बेसिस पर होगा, पोस्ट में। एग्जैक्टली, डायरेक्टर कंपनी में ही होता है, और पहले तो बिजनेस क्या था, पार्टनरशिप फॉर्म। देखो तो पार्टनरशिप फॉर्म में थोड़ी डायरेक्टर होता है, कंपनी में डायरेक्टर होता है, तो डायरेक्टर की फी ऑब्वियसली कंपनी फॉर्म होने के बाद ही होती है, तो ये खर्चा जाएगा पोस्ट में। समझ में आ रहा है? देखो हर एक चीज को मैं प्रॉपर डिटेल में समझा रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि सर ने ये कैसे किया हमको तो समझ में ही नहीं आया।
फिर रट्टेबाजी हो रही है और एग्जाम में मार्क्स गवा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 एग्जाम्पल करो बट परफेक्ट करो, ठीक है। चलो, देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, चलो बताओ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब क्या होता है? कंपनी के एस्टैब्लिश, सॉरी नाम मैं बोल गया, पता चल गया, हिंट में एस्टैब्लिशमेंट के खर्चे, कंपनी ने स्थापना ना खर्चा, प्रिलिमिनरी मतलब इनिशियल लेवल पर जो होते हैं ना वो, तो एक तो अदर एक्सपेंस में जाएगा। और क्या एस्टैब्लिश हो रहा है? कंपनी, तो ऑब्वियस है कि वो खर्चा किस में आएगा? पोस्ट में। तो यहां पर अदर एक्सपेंस पोस्ट। कंफ्यूजन लगाओ तो इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए, ठीक है। अदर एक्सपेंस में पोस्ट में जाएगा। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट वर्ड फाइनेंस कॉस्ट, टाइम रेशियो, एग्जैक्टली। इंटरेस्ट हमने पे किया है तो कितने टाइम पीरियड का? प्री में है, कितने टाइम पीरियड का? पोस्ट में, क्योंकि इंटरेस्ट की अमाउंट तो सेम ही रहती है, तो टाइम रेशियो। वेरी गुड। प्रोविजन फॉर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वो तो ऑब्वियसली पीबीटी के बाद आपने देखो फॉर्मेट में लिखा ही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो वो तो टैक्स में ही आएगा। और कौन सा टैक्स बोला है? देखो, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी का, तो कंफर्म किस में आएगा? पोस्ट में आएगा, तो लिख दो पोस्ट। टैक्स है पीबीटी के बाद माइनस होता है, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है, और बाद में हमको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन डिबेंचर इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, वेरी गुड। एंड पोस्ट, क्योंकि डिबेंचर शेयर्स ये कंपनी में ही होते हैं, कंपनी में ही डिबेंचर्स या शेयर या बॉन्ड होते हैं। पार्टनरशिप शेयर डिबेंचर बॉन्ड इश्यू नहीं कर सकते, तो ये कंपनी ने ही इश्यू किया होगा, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट कंपनी का ही खर्चा है, तो पोस्ट में जाएगा। वेरी गुड। देन डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बेस कौन सा? कुछ ना कहा हो तो डेप्रीसिएशन टाइम रेशियो पे होता है, एग्जैक्टली, गुड। देन इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, इंटरेस्ट टाइम रेशियो, कब पेमेंट किया है वो डेट देखेंगे, उसमें से कौन सा प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाता है, कौन सा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आ जाता है। और लास्ट सेलिंग कमीशन, पहले तो कौन सा खर्चा है? अदर एक्सपेंस, किस में, किसी में भी नहीं आएगा, वो अदर एक्सपेंस में आएगा। रेशियो कौन सा? सेलिंग कमीशन है, सेल्स रेशियो, नाम से ही पता चल जाता है सर, थोड़ा सा सोचना है बस हमें। सेल्स रेशियो, क्लियर। एंड ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो में, एग्जैक्टली। हो गया, आपको मेन चीजें सारी समझ में आ गई, अब बस उसको लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको इनिशियली ही बोला, तो आपने आई एम श्योर लिखा हुआ होगा, बट जिन्होंने भी ना किया हो वो फिर वीडियो को देख के बाद में वीडियो को पॉज करके ये फॉर्मेट जो है वो ड्रॉ कर दे, क्योंकि ये फॉर्मेट तो फिक्स ही होता है। पहले वाले एग्जाम्पल में भी हमने ड्रॉ किया था, जिसका भी बाकी है, चलो मैं 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से ये फॉर्मेट को ड्रॉ कर दो, जिसका भी बाकी है वो लोग। फिर जो चीजों में वर्किंग नोट आता है वो हम वर्किंग नोट करेंगे। कॉमन सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो का तो होता ही है, उसके अलावा जो एक्सपेंस के हेड में एक से ज्यादा चीजें आती है उसका वर्किंग करना पड़ेगा। जैसे अदर एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें आई, तो उसका हमें वर्किंग अलग से करना पड़ेगा। पहले जिसका भी ये टेबल बाकी है जल्दी से टेबल ड्रॉ कर दो, जिसका हो गया है वो सिर्फ रेशियो के जो बेसिस है उसको एक बार रिकॉल करो। और बीच में एक बात बता देता हूँ, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनको साहस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो, ऑनलाइन लाइव मोड में हो, जो अभी ऑनलाइन लाइव में भी पढ़ रहे हैं वैसा, या साहस एप्लीकेशन थ्रू ज्वाइन करना है, तीनों ही मोड में एडमिशन ओपन है।
एंड लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आपको मिलेगा। तो इसका बेनिफिट आप और आपके सारे फ्रेंड्स ले सकते हैं। चलो जल्दी से टेबल ड्रॉ कर दो, 5 मिनट का टाइम। जो ऐप से देख के करे वो वीडियो को पॉज करके टेबल ड्रॉ करें। ने टेबल ड्रॉ कर दिया है। अभी टेबल ड्रॉ हो गया हो तो हम लोग हमारा जो सबसे पहला ही बेसिक वर्किंग नोट होता है, एक तो टाइम रेशियो का और एक सेल्स रेशियो का, वो कर देते हैं। तो टाइम रेशियो के लिए क्या आना जाता है हमें, स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड बीच में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये चीजें चाहिए। तो एग्जांपल में देखो, अभी मैं मेरे ही पैम्पलेट में देखूंगा, आप आपके पैम्पलेट में देखोगे, मतलब मैं स्क्रीन बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा। देखो 1 अप्रैल 2020, डेट यहां पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ठीक है। और बीच में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी है, 31 अगस्त, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। तो यहां से यहां तक का पीरियड जो है, इस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और यहां से यहां तक के पीरियड को हम लोग बोलेंगे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो देखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ड्यूरेशन कितना है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो अप्रैल महीना पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त है तो अगस्त मंथ को भी कंसीडर करना है, तो 5 महीने हुए, तो यहां पर 5 मंथ। एंड 31 अगस्त से लेके 31 मार्च तक, तो 31 अगस्त यानी कि अगस्त महीना खत्म, तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, कितना पीरियड हुआ, 7 मंथ। तो 5 मंथ 7 मंथ, क्या इसको फर्दर आप कोई डिवाइड कर सकते हो, नहीं। अगर 2 और 4 होता तो 2 4 1:2 हो सकता, यहां पर तो 5 और 7 को कोई कॉमन डिवाइड नहीं मिल सकता, तो यहां पर 5:7, ये हमारा क्या हो गया, टाइम रेशियो। तो लिखो पहला वर्किंग नोट, जो टेबल ड्रॉ आपने किया है सॉल्यूशन के लिए P&L अकाउंट का, उसके नीचे वर्किंग नोट 1, टाइम रेशियो। समझ के लिखेंगे और सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद सेल्स रेशियो के लिए देखो सेंटेंस दिया हुआ था, क्या सेंटेंस बोला था, ये येलो हाईलाइट, अरे सॉरी पिंक हाईलाइट हमने किया है, सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड वर डबल द सेम इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जितना सेल्स था पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में उससे डबल था। तो यहां पर प्री पोस्ट क्या बोला है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का सेल्स डबल है प्री की कंपैरिजन में। तो सपोज प्री का सेल्स 1 है, प्री का सेल्स 1 है, तो पोस्ट में उसका डबल, डबल यानी कितना, 2, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। क्लियर। चलो ये दोनों वर्किंग नोट्स लिख दो पहले। चलो लिख दिया है सबने यहां तक, ये वर्किंग नोट हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे, और जहां पर एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है उसके लिए अलग से वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी एंड वेजेस, पहले दो, हमेशा एग्जांपल में ध्यान रखना कि पहले दो टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो ढूंढना है, उसके बाद एग्जाम्पल को पढ़ते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे, और उसमें जो जरूरी चीजें लगे उसमें वर्किंग नोट्स करेंगे। खासकर जिसमें एक से ज्यादा चीजें आती है उसका वर्किंग नोट हमें अलग से करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक ही है या एक से ज्यादा आइटम में आया, एक ही है, तो ऑब्वियस है कि उसकी अमाउंट हम सीधा लिख सकते हैं, कितना है 40,000, और टाइम रेशियो क्या है 5:7। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में हम लिख देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, देखो ये रहा टेबल में। बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या होगा, टाइम रेशियो या टाइम, जो कि क्या है, चाहो तो लिख सकते हो 5:7। टोटल अमाउंट कितनी है,
एग्जाम्पल में दिया है 40,000। अभी इसका वर्किंग कर देते हैं, प्री और पोस्ट में ये 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 40,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, 5 प्लस 7 12, तो 16,666, मतलब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 5 से बड़ा है डिजिट, तो 16,667, तो 16,667। और पोस्ट के लिए या तो आप टोटल अमाउंट 40,000 इंटू 7/12 करो, या तो 40,000 में से ये 16,667 को माइनस कर दो। तो देखो कैलकुलेटर पर 40,000 माइनस 16,667, तो 23,333 लिख दो इस तरह से। डन। चलो अभी एग्जाम्पल में नेक्स्ट चीज हमें क्या दी हुई है, डायरेक्टर्स फीस। डायरेक्टर फीस किस में जाता है, अदर एक्सपेंस में, और अदर एक्सपेंस में देखो बहुत सारी चीज आई है, तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। तो लिखो वर्किंग नोट, नेक्स्ट वर्किंग नोट 3 या 4 जो भी आया है वो, वर्किंग नोट 4, जिसमें क्या करेंगे हम, आइटम का नाम, बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल अमाउंट, प्री एंड पोस्ट, ऐसा बाइफरकेट करते जाएंगे। सबसे पहले क्या आया, डायरेक्टर्स फीस। टोटल अमाउंट कितनी दी हुई है डायरेक्टर्स फीस की, देखो 4,000 रुपीज है, तो यहां पर हम लिखेंगे बेसिस ऑफ एलोकेशन में पोस्ट 4,000, तो प्री में 0, पोस्ट में 4,000। क्या किया ये पता चला, डायरेक्टर फीस हमने लिखा हुआ, ये वर्किंग नोट हम अलग से कर रहे हैं, इसी तरह से टेबल बना दोगे, अदर एक्सपेंस, फिर पर्टिकुलर मतलब जो एक्सपेंस का नाम होगा वो, बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल अमाउंट, प्री पोस्ट। तो मैंने पहले लिखा पर्टिकुलर में डायरेक्टर्स फीस, बेसिस ऑफ एलोकेशन हमने लिख ही दिया है पोस्ट, टोटल अमाउंट दी है 4,000, प्री में 0, पोस्ट में 4,000। लिखा सबने। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, वो भी अदर एक्सपेंस में ही आ रहा है, तो यहां पर ये अदर एक्सपेंस वाले में ही लिख देंगे सेकंड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, और वो भी बेसिस ऑफ एलोकेशन, देखो हमने क्या लिख दिया है, सॉरी ये रहा, पोस्ट लिख दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे पोस्ट। टोटल अमाउंट कितनी है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की, 6,000, तो टोटल वाले कॉलम में 6,000, प्री में 0, पोस्ट में 6,000। समझ में आया, पीछे कंप्लीट लिख रहे हो, आदमी को मत रखो लिखने के लिए, खुद लिखना है। सर मैंने आदमी को रखा हुआ है, मेरा बाजू वाला लिख रहा है मेरे वजह, ऐसा मत करो, समझ के लिखो। जो भी स्टूडेंट्स, देखो मैं एक स्पेशल अलग सेशन लेने ही वाला हूं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की एटीकेटी आती है या रिजल्ट आना डिफिकल्ट हो जाता है, और क्या वो चीजें कर सकते हैं हम लोग जो बहुत ही छोटी छोटी चीजें, पर वो करने से आपकी एटीकेटी भी नहीं आएगी एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। मुझे सीरियसली लगता है कि बहुत ही जरूरत है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका एक मैं सेशन रखने ही वाला हूं, या तो मैं लाइव रखूंगा यूट्यूब पर, या तो फिर मैं इसका वीडियो बना के रखूंगा कि क्या कॉमन मिस्टेक्स है जिससे हमारा रिजल्ट कम या एटीकेटी का आता है, और क्या वो चीजें फॉलो करने से, छोटी छोटी चीजें बट एटीकेटी को आप अवॉइड कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, बहुत जरूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अभी एटलीस्ट फिलहाल सब लोग लिखो। चलो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंस कॉस्ट, और फाइनेंस कॉस्ट में भी देखो सिर्फ एक ही चीज है या दो तीन चीजें निकली, दो तीन चीजें हैं फाइनेंस कॉस्ट में, तो इसके लिए भी हम लोग अलग से वर्किंग करेंगे। तो एक नेक्स्ट दे दो वर्किंग नोट 5, फाइनेंस कॉस्ट, इसमें भी सेम, पर्टिकुलर, बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल अमाउंट,
प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट। अभी इसमें सबसे पहला क्या आया? इंटरेस्ट ऑन लोन। टाइम रेशियो है और इंटरेस्ट ऑन लोन की टोटल अमाउंट क्या है? 15,000 रुपीज। तो क्या करना पड़ेगा? ये 15,000 रुपीज को प्री एंड पोस्ट के बीच में एलोकेट करेंगे। देखो कैलकुलेटर पर वर्किंग करके दिखा रहा हूं। 15,000 इंटू 5/12 तो 6250। एंड पोस्ट में क्या हो जाएगा? सेम इसी तरह से 15,000 इंटू 7/12 करोगे आप। $8750 आ रहा है? लिखो। डन? लिख दिया ना यहां तक सबने? चलो नेक्स्ट। प्रोविजन फॉर टैक्स, वो तो लास्ट में आता है, तो ये तो एक ही है, तो सीधा वो मेन फॉर्मेट में ही लिख देते। पोस्ट में जाएगा 10,000 का, तो जो मेन फॉर्मेट है हमारा यहां पर, इसमें यहां पर देखो टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स है तो पोस्ट में ही जाएगा। कोई वर्किंग नोट की जरूरत ही नहीं है। अमाउंट कितनी दी हुई है एग्जाम्पल में? 10,000। प्री में 0, पोस्ट में 10,000, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स है। डन? सिंपल है। प्रोविजन फॉर कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, इसलिए सिर्फ टैक्स लिखा होता तो हमें प्री और पोस्ट के बीच में टाइम रेशियो में एलोकेट करना पड़ सकता, बट कॉर्पोरेट टैक्स तो ऑब्वियस है, कंपनी का ही है। पार्टनरशिप का टैक्स दिया होता तो पूरा प्री में आता, क्योंकि कंपनी फॉर्म होने से पहले वो पार्टनरशिप थी। ठीक है, चलिए उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट किस में लिखा है? फाइनेंस कॉस्ट में। तो वर्किंग नोट जहां पर हमने लिखी है वहां पर डिबेंचर इंटरेस्ट टाइम रेशियो में। डिबेंचर कंपनी फॉर्म होने के बाद ही होता है, तो ये एक्चुअल बेसिस पर होगा, यानी कि पोस्ट में जाएगा। और इंटरेस्ट कितना दिया है? 18,000 ये रहा, तो यहां पर टोटल अमाउंट 18,000, प्री में डैश, पोस्ट में पूरे 18,000। समझ में आ रहा है ना सबको? ऑनलाइन वाले भी समझ में आ रहा है ना? थम्स अप करोगे यहां तक की चीजें समझ में आई हो तो थम्स अप करो, ताकि मुझे पता चले। यस, ओके, चलिए बढ़िया है। सबको लिखना है और सिर्फ देखना नहीं है, ऑनलाइन वाले भी ये चीज ध्यान रखे। चलो डिबेंचर इंटरेस्ट लिख दिया सबने। उसके बाद डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में एक ही चीज थी या एक से ज्यादा है? एक ही है, तो सीधा हम लोग मेन सॉल्यूशन वाले में ही लिख देंगे। अगर एक से ज्यादा होता तो उसका भी हम वर्किंग नोट करते, जैसे वर्किंग नोट कर रहे हैं अदर एक्सपेंस का, फाइनेंस कॉस्ट का, वैसा एक और बना देते डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अगर एक से ज्यादा चीजें, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रीसिएशन ऑन दिस, डेप्रीसिएशन ऑन दैट, ऐसा कुछ दिया होता तो राइट ऑफ गुडविल या राइट ऑफ पेटेंट, तो हमको उसका वर्किंग नोट अलग से करना पड़ता है। यहां पर नहीं है, तो सिर्फ एक में ही डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में सीधा 8,000 लिख देंगे। तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में टाइम बेस 5:7, अमाउंट 8,000, और क्या करेंगे उसको 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 8,000 इंटू 5/12 तो 3,333। पॉइंट के बाद 5 से छोटा है डिजिट तो इग्नोर कर देंगे, और फिर 8,000 में से
उस अमाउंट को माइनस कर देंगे। कैलकुलेटर पर 8000 माइनस 3333 तो 4667। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना कि मैं कब वर्किंग नोट करने के लिए बोल रहा हूं और कब वर्किंग नोट नहीं करना है। जो एक्सपेंस या इनकम के हेड में सिर्फ एक ही चीज आती हो वो सीधा लिख देते हैं, और जिसमें एक से ज्यादा चीज आती हो उसके लिए हमें अलग से वर्किंग नोट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट लिखने के लिए फॉर्मेट के हिसाब से एक ही कॉलम है, पर उसके अंदर आ रही है एक से ज्यादा चीज है। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया, सेम टेबल अलग वो पर्टिकुलर आइटम के लिए बना दिया और उसके अंदर में आने वाली सभी चीजें लिख रहे हैं, और फिर टोटल करके सीधा हम लोग मेन टेबल में ट्रांसफर करेंगे। चलो, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन 54,000 इंटरेस्ट है, तो वर्किंग करना पड़ेगा, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। अभी यहां पर थोड़ी शांति रखना, जल्दबाजी मत करना। टाइम टोटल अमाउंट कितनी है, एग्जांपल में दिया है 54,000। टाइम रेशियो मतलब सर 5:7 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, नहीं, यहां पर 5:7 का रेशियो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन कौन से पीरियड का कैलकुलेट करना था, एग्जांपल में बोला था, देखो यहां पर अमाउंट जितना लेट पे करते हैं उतना, पर यहां पर अमाउंट कब पे कर दी थी परचेज कंसीडरेशन की, 18 लाख रुपए की, 30 सितंबर को, तो वहां तक का ही टाइम पीरियड हमें कंसीडर करना है। तो सबसे पहले तो क्या ये अमाउंट 54,000 की दी है वो सही है, या इसके अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह निकलता है वो चेक करेंगे। तो इसके लिए एक और वर्किंग नोट अलग से करेंगे। ये वर्किंग नोट 5 है ना, उसके नीचे वर्किंग नोट 6 दो, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन, वर्किंग नोट 6 इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन। अभी देखो परचेज कंसीडरेशन इंटरेस्ट की फॉर्मूला तो पता ही है, आई इज इक्वल टू PRN। अभी यहां पर परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट, प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी है, कितना है परचेज कंसीडरेशन, 18 लाख रुपीज एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसीडरेशन कितना है 6%, और कितने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट होगा, तो कब कौन सी डेट को हम ये परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट पे कर रहे हैं, आखिरी लाइन देखो 30 सितंबर को बोला है ना एग्जाम्पल में, पैम्पलेट में देखा ना सबने। तो अभी देखो 1 अप्रैल जिस डेट पर हम बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं वहां पर पेमेंट कर देना था, बट हमने पेमेंट किया 30 सितंबर को, तो इस ड्यूरेशन का हमको इंटरेस्ट पे करना है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, तो इंटू 6/12। ये 6 कैसे है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं, 1 अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो ताकि पता चले कि सर ये आपने 6 महीने क्यों लिखे और कहां से लाए, तो उसका लॉजिक है ये। तो अभी कैलकुलेटर के ऊपर एटीन लैख इंटू 6% इंटू 6/12, 54,000 रुपीज हो रहा है। तो ये क्या मिला हमको, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 54,000, और एग्जाम्पल के अंदर हमें कितना दिया है 54 ही दिया है, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है, गड़बड़ी की बात नहीं है। अगर ऐसा होता कि हमको एग्जाम्पल के अंदर 50,000 लिख के दिया होता और अगर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता ना तो गलत होता। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 54। तो एक बार हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ एग्जाम्पल में जो दिया है वो और हम लोग जो वर्किंग करके ढूंढ रहे हैं वो दोनों मैच हो रहा है, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की तो बात है ही नहीं। अगर होता तो भी हमें वो लिखना पड़ता। अब हम इसे क्या करेंगे, प्री एंड पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी ध्यान से देखना, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का टाइम कौन सा है, ध्यान से 1 अप्रैल से लेके प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब खत्म हो रहा है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की डेट पर कितना है
31 अगस्त है ना, 31 अगस्त, ये प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड हो गया। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का पीरियड 1 सितंबर से लेके 31 मार्च बोलने वाले गलत है, इसीलिए एग्जाम्पल है। हम इंटरेस्ट का पेमेंट कब कर रहे हैं? 30 सितंबर को तो पेमेंट कर देते हैं, तो यहां पर जो ड्यूरेशन होगा वो पोस्ट का टोटल 31 मार्च तक का है, बट हमारा तो इंटरेस्ट का पेमेंट ही हम लोग 30 सितंबर को खत्म कर देते हैं, तो यहां पर 30 सितंबर। अब देखो टाइम पीरियड क्या हुआ, अप्रैल प्री मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 मंथ। और पोस्ट का 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर, मतलब एक महीना ही हुआ, तो रेशियो क्या हो गया, 5:1। तो अब ये 54,000 को प्री और पोस्ट के बीच में 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 54,000 इंटू 5/6, 5/6, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगे तो वीडियो को फिर से देखना, ये वाले पार्ट को फिर से देखना, रिवाइंड करके देखना क्या किया है। 45,000 और बाकी जो बचा वो 9,000। समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली पहले ये वर्किंग लिखो, वर्किंग नोट 6 करके, और फिर जो वर्किंग नोट 5 हमने फाइनेंस कॉस्ट का टेबल बनाया ना, उसमें ये अमाउंट को हम लोग लिखेंगे। देखो मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर जो आपने टोटल रेशियो 54,000 लिखा था, उसमें से अब यहां पर 45,000 आए और यहां पर 9,000 आए। यहां पर एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए आप चाहो तो वर्किंग नोट 6 रिफर करो, ऐसा लिख सकते हो। पहले ये लिख दो वर्किंग नोट, और फिर वर्किंग नोट नंबर 5 जो है उसके अंदर ये अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। ये लिखा सबने? ये अमाउंट जो है उसको अब हम ये वर्किंग नोट 5 जो हमारी थी उसके अंदर लिख रहे हैं। क्लियर हुआ? इस पार्ट को इंपॉर्टेंट टिक कर दो। मैंने बॉक्स बनाया, आप भी बॉक्स बना दो या इंपॉर्टेंट टिक कर दो या पैम्पलेट में लिख दो, क्योंकि जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड है रिवीजन करते वक्त उन्हीं चीजों को पहले देखना है, क्योंकि एग्जाम में गलती होती है या कंफ्यूजन होता है तो उसी जगह पर होगा, उसके अलावा नहीं होगा। एवरीवन डन? ऑनलाइन लाइव में सब लोगों को यहां तक की चीजें समझ में आई? इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करो, और समझ में आया तो थम्स अप करो। यस यस, ओके ओके, डन। चलो अभी फिर से एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम जाएगा बट मैं शांति से करवा रहा हूं, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज पता चल जानी चाहिए। 2 एग्जाम्पल करो, पर ऐसे करो कि 4 लोग पूछे कि तेरे को इतना अच्छा कैसे आता है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल करो, परफेक्ट करो। ठीक है, हम ज्यादा करेंगे बट आपकी कैपेसिटी, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करते हैं, 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल पर ऐसे करने के कि फिर कोई दिक्कत ना हो। अभी कॉन्सेप्ट कोई भी पूछो, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, सेलिंग कमीशन अदर एक्सपेंस में लिख देंगे, सेल्स रेशियो है तो अदर एक्सपेंस का हमने वर्किंग नोट का टेबल बनाया हुआ ही है। वर्किंग नोट नंबर 4 देखो, वहां पर हम लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंस, बेसिस ऑफ एलोकेशन सेल्स रेशियो, टोटल अमाउंट कितनी दी है 30,000, और सेल्स रेशियो क्या है 1:2। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंस 1:2, तो 10,000 एंड 20,000। आपको समझ में ना आए तो कैलकुलेटर पर करो, बाकी सिंपल है। 30,000 इंटू 1/3, 30,000 इंटू 2/3, 1:2 का रेशियो है। लिखा?
देन सेलिंग कमीशन एक्सपेंस सब कुछ हो गया। क्रेडिट साइड पर एक ही है, वो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सीधा ही आएगा। तो रुको, अभी एक ही चीज बाकी है। तो ये वर्किंग नोट जो हमने बनाया था वो कंप्लीट हो गया, अभी इसकी और आगे कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसका टोटल कर देंगे ये तीनों अमाउंट का, और फिर इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे अदर एक्सपेंस वाले कॉलम में, मेन टेबल में। तो देखो कैलकुलेटर पर ये 4000, 6000 एंड 30,000। डायरेक्टर की फी 4000 है ना, 4000 प्लस 6000 प्लस 30,000, कितना हुआ टोटल 40,000। उसमें से प्री का कितना है 10,000, और पोस्ट का 4 प्लस 6 प्लस 20, 30,000 आ गया। तो ये लिख के अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा मेन पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट है इसमें हम लोग उसे ट्रांसफर कर देंगे। देखो यहां पर जो मेन फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया है ये, उसमें अदर एक्सपेंस, एक्चुअल और वर्किंग नोट कौन सा है हमारा, 4 है ना, वर्किंग नोट 4। टोटल अमाउंट कितनी हुई 40,000, टोटल अमाउंट के कॉलम में 40,000। प्री इनकॉर्पोरेशन की अमाउंट कितनी है 10,000 और पोस्ट की अमाउंट 30,000, लिख दो। डन। और सेम इसी तरह से क्या करेंगे, इसका भी टोटल कर देंगे। तो कैलकुलेटर पर फाइनेंस कॉस्ट में 15,000 प्लस 18,000 प्लस 54,000, तो टोटल कितना हुआ 87,000। उसमें से प्री का कितना है, तो 6250 प्लस 45,000, तो 51,000, कितना था 51,250। और पोस्ट का 8,750 प्लस 18,000 प्लस 9,000, तो 35,750। चलो आ रहा है इतना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंस कॉस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। वर्किंग नोट नंबर 5, टोटल अमाउंट कितनी आई 87,000। उसमें से प्री की अमाउंट कितनी आई 51,250 एंड पोस्ट की अमाउंट 35,750। चलो डन। अभी एग्जांपल में जो आखिरी चीज थी, क्रेडिट साइड पर एक ही चीज थी, अभी यहां पर एक की जगह पर आपको 2-3 चीजें और भी दे सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड या ब्रोकरेज रिसीव्ड, मतलब अदर इनकम। तो अदर इनकम होती हो तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। यहां पर एक ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, तो यहां पर लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ब्रैकेट में जीपी। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है जीपी। कौन से बेसिस पर होता है, सेल्स, एग्जैक्टली। टोटल अमाउंट कितनी है 2 लाख, और सेल्स रेशियो क्या है 1:2। तो कैलकुलेटर के ऊपर टू लाख इंटू 1/3, क्योंकि 1:2 रेशियो है, तो 66,667 कर देंगे। तो 66,067, और बाकी की अमाउंट यानी कि 2 लाख माइनस 66,667, तो बैलेंस बचा 1,33,333। हो गई चीजें एग्जाम्पल की सभी कंप्लीट। कोई भी पॉइंट बाकी है या मिसिंग है, ऐसा कुछ लगा सर, वो हमें कैसे पता चलेगा, सिंपल एग्जाम्पल में हम यहां पर देखेंगे। देखो डेबिट साइड की सारी अमाउंट आ गई, क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट आ गई, नीचे का पॉइंट भी हमने कंसीडर कर लिया है कि भाई इंटरेस्ट पे करना है, वो उसमें आ गया।
बेसिस ऑफ एलोकेशन के लिए नीचे कुछ लिखा ही नहीं था, लिखा होता तो हम ऊपर वर्किंग में लिख देते, जो ये बाइफर्केशन लिखा वहां पर ही। अब सब कुछ हो गया तो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करेंगे ये P&L अकाउंट का। तो देखो अदर इनकम, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपल ये अदर इनकम में डैश, फिर टोटल इनकम, तो जो है वही लिख देना है। इनकम लिख दिया। अभी एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के लिए क्या करना होता है, पहले इतने एक्सपेंस का टोटल करके हम लोग यहां पर लिखेंगे, फिर पीबीटी ढूंढेंगे। पहले सिर्फ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की अमाउंट का टोटल करेंगे। तो कैलकुलेटर पर देखो, पहले टोटल अमाउंट वाले कॉलम में 40,000 प्लस 87,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000, तो 1,75,000। तो यहां पर हम लिखेंगे उसी तरह से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का 16,667 प्लस 51,250 प्लस 3,333 प्लस 10,000, 81,250। और इसी तरह से पोस्ट का टोटल 23,3 35,750 4,667 प्लस 30,000, तो 93,750। तो यहां पर लिख दो 93,750। अब क्या करना होगा, तो जो ऊपर टोटल इनकम लिखी है, ये मैं एरो कर रहा हूं, वो आपको नहीं करना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं। ये इनकम में से ये एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो ऊपर देखो 2 लाख में से 1,75,000 माइनस होंगे तो 25,000 होगा। फिर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में देखो, कैलकुलेटर में 66,667 टोटल इनकम है ऊपर, माइनस टोटल एक्सपेंस कितने हैं प्री इनकॉर्पोरेशन के 81,250। तो क्या आया, माइनस 14,583। कोई प्रॉब्लम नहीं, आ सकता है माइनस, माइनस को हम लोग किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में 14,583। और पोस्ट में 1,33,333 माइनस 93,750, तो 39,583। तो ये लिख देंगे 39,000। उसके बाद फाइनल ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, तो 25,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो 15,000। उसके बाद ये 14,583 में से तो कुछ भी माइनस या प्लस करने के लिए है ही नहीं, अगर माइनस करने के लिए होता तो ये लॉस और बढ़ जाता। तो यहां पर तो एज इट इज ही रहेगा 14,583। गलती से भी ऐसा ना हो कि सर नीचे टैक्स लिखा था ना सपोज, तो हमने वो 14,583 में से टैक्स माइनस किया, नहीं वो तो भाई लॉस है, टैक्स की वजह से लॉस और बढ़ेगा तो वो ऐड किया जाता है, ठीक है, नेगेटिव अमाउंट और बढ़ जाती है, हालांकि यहां पर ऐसा नहीं है। एंड लास्ट में 39,583 में से 10,000 माइनस होंगे तो 29,583। ये हमारा एग्जाम्पल का फाइनल आंसर आ गया। क्लियर सबको?
ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सभी स्टूडेंट से खास रिक्वेस्ट है कि इस एग्जाम्पल को फिर से एक बार और खुद प्रैक्टिस करोगे। इससे पहले अगर हो सके तो एप्लीकेशन से इस वीडियो को देख लेना, थोड़ा क्विकली देख लेना, 1.50 की स्पीड से पूरा एग्जाम्पल पहले देख लो, रिफर कर लो, और फिर बिना देखे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है तो आपको एग्जाम्पल में टेरिफिक बेनिफिट होगा। क्लियर? तो यहां पर मैं मेरा HFA का ये लेक्चर एंड कर रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।